रीजनलिज्म रोल इन इंडिया भी हम कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रीजनलिज्म, कि रीजनलिज्म के बैड एस्पेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजनलिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया का पार्टीशन जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया था, और रीजनलिज्म की वजह से था। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीयवाद की अपनी भावना के बल पर हुआ था, मुस्लिम्स अपने क्षेत्र को एक आजाद देश बनाना चाहते थे, हिंदू। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव की जो स्ट्रगल या टेंशन होती है डिफर रीजन्स के बीच, चाहे वो हरियाणा पंजाब को हम ले ले, चाहे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को हम ले ले, चाहे साउथ नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स को ले ले, वो सब अपने अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने अपने हितों पर ज्यादा बल देने के लिए, या अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ज्यादा महत्व देने की वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज गैप बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी जो गैप है वो किस वजह से होता है, क्योंकि रीजन्स के जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय हित समूह होते हैं, या क्षेत्रीय जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, और किसी राष्ट्रीय पार्टी के बजाय क्षेत्रीय पार्टियों का सभी स्टेट्स में बोलबाला ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर सेंटर और किसी स्टेट में अपोजिट गवर्नमेंट है तो उस स्टेट को इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फिश लीडरशिप क्या है कि राष्ट्रीय हितों को ताक रख के अपने निजी क्षेत्रीय हितों पर ज्यादा बल देना, कि सारे क्षेत्र हैं तो एक राष्ट्र भारत के अधीन ही भारत के ही में समाहित होते हैं, लेकिन उस भारतीय हितों को महत्व ना देके हम अपने अपने क्षेत्रीय हितों को ज्यादा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी क्षेत्रीयवाद का ही एक बुरा प्रभाव है, जैसे कि उत्तर और दक्षिण का जो विवाद था भाषा के आधार पर शुरू हुआ था। दक्षिण भारतीय जो स्टेट है वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज्यादा प्रबल, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा इंटरेस्ट मानते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और ये क्षेत्रीय भी, ये रीजनलिज्म की फीलिंग भी नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है, और इसीलिए 14 जो 19 राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो 56 में 14 स्टेट्स बनाए थे उनके 28 स्टेट्स हो चुके हैं। नेशनल पार्टियां सिर्फ 8 हैं, जबकि स्टेट या रीजनल पार्टियां बहुत ज्यादा है, 250 से भी अबव, और उनकी संख्या निरंतर घटती और बढ़ती रहती है। इसी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन की कमी की वजह से ही राज्य आपस में झगड़ते रहते हैं, सीमा के मुद्दे को लेके, किसी क्षेत्र को लेके, नदी के पानी को लेके, नहरीकरण को लेके। नेक्स्ट है सक्सेशन टेंडेंसी, की अलगाववाद की भावना की वजह से ही भारत में कुछ छोटे छोटे स्टेट्स भी है, जैसे हमने एग्जांपल किया था ना कि राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र इतना बड़ा है कि केरल और गोवा जैसे स्टेट दो स्टेट्स। नेक्स्ट है असंतुलित आर्थिक विकास, इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्षेत्रवाद की भावना तो सबसे बड़ा कारण है, और इसी की वजह से राष्ट्र के सभी राज्यों का आर्थिक विकास समान नहीं हो पाता है, कहीं तो बहुत प्रोस्पेरिटी है, कहीं बहुत पॉवर्टी है, जैसे कि बिहार में जाती है, यूपी के कुछ पोर्शन में है, झारखंड में है, जबकि पहाड़ी जो राज्य है वो आर्थिक रूप से इतने समर्थ ना होते, वहां उनको प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज्म, कि क्षेत्रवाद की वजह से ही राजनीतिक अवसरवादिता पनप रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि सरकार उसे किस तरह बनाना है, और सरकार की प्राप्ति लालसा उनकी प्रथम उद्देश्य होता है, चाहे उनके लिए उन्हें अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राजनीतिक सिद्धांतों की बलि देनी पड़े, समझौता कर। नेक्स्ट है चैलेंज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमने फर्स्ट यूनिट की थी ना फेडरलिज्म, उसमें आया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि ऑस्टिन की थ्योरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक तरह से चैलेंज दिखाई देता है, और वो चैलेंज कौन देता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, रीजनलिज्म देता है, क्षेत्रवाद देता है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात करता है केंद्र और राज्य मिलजुल कर काम करेंगे, जबकि क्षेत्रवाद बल देता है चुनौतियों की, कि मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, दोनों के बीच हमेशा संघर्ष रहेगा।
अब कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि इस रीजनलिज्म को, क्षेत्रीयवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उन सजेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टू स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना, कि हम सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सभी एक है, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। ये राज्यों का जो भौगोलिक डाइवर्जन किया गया, विभाजन किया गया है, ये हमारे अंदर भिन्नता पैदा नहीं कर सकता। हमें ना ही तो अपने प्रशासनिक ना ही राजनीतिक भेदभाव या अपने हितों पर किसी तरह के पक्षपात किया जाएगा। नेक्स्ट है क्विक रिड्रेसल ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, कि अगर किसी स्टेट्स के बीच किसी क्षेत्र को लेके, पानी बिजली को लेके कोई भी संबंधित अगर झगड़ा है, तो उस झगड़े को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, कि वो झगड़ा इतना बड़ा ना बढ़ जाए कि सब हर स्टेट की गवर्नमेंट उसको अपनी ईगो या प्रेस्टीज इश्यू मानने लग जाए। जैसे पंजाब और हरियाणा का एसवाईएल का मुद्दा है ना, कि पंजाब की गवर्नमेंट भी और हरियाणा की गवर्नमेंट भी अब इसको प्रेस्टीज इशू मान के बैठी है कि कौन एसवाईएल के पानी को ज्यादा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। उस काउंसिल का काम ही यही था जल्द से जल्द सेंट्रल स्टेट और स्टेट टू स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स है उनको सोल्व आउट करना, सोल्व किया। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स, कि केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि सारे के सारे क्षेत्रों का संतुलित विकास पर ध्यान, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं भारत के, उनके आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, और जो प्रॉस्पर क्षेत्र है वो भी इसमें अब सहयोग अदा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, सरकार का दायित्व बनता है कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही प्रोटेक्शन या फिर कुछ कास्ट बेसिस पे जो रिजर्वेशन ना देके राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के, नागरिकों के हितों की रक्षा करे, सबको समान डेवलपमेंट के प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव की अवधारणा निहित ना। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद नेशनल आउटलुक, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जब इलेक्शन कमीशन अप्रूवल देता है तो एक आदर्श आचार संहिता को उस पॉलिटिकल पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। और वो आदर्श आचार संहिता क्या है, कि हम इलेक्शन में सांप्रदायिकता का या क्षेत्रीय हितों के बल पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम राष्ट्रीय हितों को ज्यादा महत्व देंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, की एजुकेशन वो पिलर है कि चाहे हमारी सोसाइटी में, चाहे हमारे पॉलिटिक्स में, चाहे हमारी इकोनॉमी में, किसी में भी रिफॉर्म्स लेके आने के लिए या किसी का भी डेवलपमेंट करने में एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो एजुकेटेड लोग ही एक नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, और हमें उस नेशनल इंटीग्रेशन की जरूरत जो है इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। और जिसको ये समझ होगी वही, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग हो, चाहे देश की कानून व्यवस्था के निर्माण की फंक्शनिंग हो, उस काम को सुचारू रूप से कर सकते। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इम्प्रूव लाने के लिए या एजुकेटर्स को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज है कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा। और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने का काम या भूमिका होती है देश की सरकार की, कि जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, या इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में सेकुलरिज्म कितना है या रीजनलिज्म के बेसिस पे सिलेबस को डेवलप किया गया है, या उनमें नेशनल इंटीग्रिटी को डेवलप किया जाता है। तो ये सारे वो रिफॉर्मर्स हैं जिनके माध्यम से इंडिया में रीजनलिज्म की फीलिंग को खत्म किया जा सकता है। और लास्ट आता है एंड ऑफ द लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कि लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो रीजनलिज्म काफी हद तक अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ और साउथ के बीच अगर डिस्प्यूट्स है तो वो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स ही हैं, कि हिंदी और अहिंदी भाषी लोगों के बीच जो संघर्ष है उन्हीं के आधार पे वो अपनी सभ्यता संस्कृति को, तो इनका एंड किया जा सकता है अपनी संस्कृति के आदान प्रदान से और एक दूसरे की भाषा को स्वीकार करके।
तो अब हमने कि रीजनलिज्म के क्या कॉजेज है, रीजनलिज्म इंडियन पॉलिटिक्स को कितना हार्म करती है, अफेक्ट करती है, और उस रीजनलिज्म के क्या बैड एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट आउट्स है जिनके माध्यम से रीजनलिज्म को खत्म किया जा सकता है। ये टॉपिक होता है हमारा यहीं पे खत्म। अब लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का, यूनिट का लास्ट टॉपिक, अमेजिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि आज हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सामने कौन कौन से चैलेंजेस देखे जाते हैं। तो इसमें जितने भी चैलेंजेस, जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, ये आप पूरा का पूरा जब जो आपने अब तक 4 यूनिट्स में जो किया है ना, वो सारा समराइजेशन है इसको, कि इंडिया ने जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, फर्स्ट इलेक्शन 1952 से लेके अब 2019 के 17 जनरल इलेक्शन तक के क्या क्या बदलाव हुए हैं भारतीय राजनीति में, उसकी पैरेम्बल में, प्रस्तावना में क्या क्या चीजें वर्णित की गई हैं, राजनीतिक दलों के स्वरूप में क्या बदलाव हुआ है, मत व्यवहार में, चुनाव प्रणाली में, शासन प्रणाली में, वो कंप्लीट डिस्क्राइब। क्लास ऑफ होने तक जितना भी होता है हम करते हैं, रह जाता है तो आप खुद करोगे, क्योंकि अब तक हमने जो पूरा सिलेबस पढ़ा है वो पूरा का पूरा समराइज करके दिया हुआ है। तो शुरुआत होती है एक दल की प्रधानता की पुनर्स्थापना, री एमर्जेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट। वन पार्टी डोमिनेंट वापिस आ गया। ये वन पार्टी डोमिनेंट था 1952 से लेके 1967 तक, जब सेंटर में भी और सभी स्टेट्स में सिर्फ केरला को छोड़ के, क्योंकि केरला में 57 में सीपीआई की सरकार आ गई थी, लेकिन वो 59 में अबोलिश हो गई थी। तो 1967 तक तो स्टेट्स में भी बोलबाला था कांग्रेस का। पहली बार सेंटर में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार। तो 52 से लेके 67 तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज था। 52 से लेके 77 तक केंद्र में कांग्रेस का एक छत्र राज था। उसके बाद 77 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन 80 में दोबारा से कांग्रेस आ गई। फिर 89 तक फिर उसका प्रभुत्व रहा था। तो 89 के इलेक्शन से फिर गठबंधन की सरकार का निर्माण शुरू हो गया था। चंद्रशेखर की सरकार बनी, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार, वेस्ट देवगौड़ा की 96 में दोबारा से कांग्रेस समर्थन की सरकार बनी। फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। लेकिन दोबारा से पुनः एक दल की स्थापना कब हुई है? पुनः एक दल की स्थापना हुई है 2014 16वीं लोकसभा के इलेक्शन में। बीजेपी एकमात्र एक ऐसे दल के रूप में उभरा था जिसे सबसे ज्यादा सीट मिली थी, और उसके गठबंधन को भी सबसे ज्यादा सीट मिली थी, कि पुनः एक ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई है। तो 1967 से पहले जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, वो 16वीं और 17वीं लोकसभा में हमें बीजेपी का एक बार पुनः प्रभुत्व या एक दल की बहुमत की सरकार दोबारा देखने को मिली है। दोबारा भारत की अमर्जिंग समकालीन लेटेस्ट क्या ट्रेंड है, जो एक दल प्रधानता पहले कांग्रेस की थी, वो एक दल प्रधानता हमें दोबारा से देखने को मिली, लेकिन अब बीजेपी। नेक्स्ट है मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभरना, एमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टियां। पहले रीजनल पार्टियां इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, 67 के इलेक्शन के बाद रीजनल पार्टियां उभरनी शुरू हुई थी, चौथे आम चुनाव के बाद। और 77 में तो रीजनल पार्टियों ने मिलकर ही सेंटर की सरकार बनाई थी। और अब रीजनल पार्टियों का इतना बड़ा योगदान है कि जो एनडीए और यूपीए गठबंधन है, वो रीजनल पार्टियों का ही गठबंधन है। हालांकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन उसको एनडीए की सरकार बोला जाता है। अब भी उसमें 12 रीजनल पार्टियां इंक्लूड है। 16वीं लोकसभा में भी उसमें रीजनल पार्टियां इंक्लूड थी। 2004-2009 की जो कांग्रेस की यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उसमें भी 8 और एक बार 10 रीजनल पार्टियां शामिल। तो अब चाहे सेंटर की सरकार बनती है, रीजनल पार्टियों के बगैर किसी सरकार का गठन ही नहीं होता। और स्टेट्स में तो रीजनल पार्टियों का बहुमत है,
इस रीजनल पार्टियां बहुत, जैसे तेलंगाना में हम ले, आंध्र प्रदेश में ले, तमिलनाडु में ले, पश्चिमी बंगाल में ले, तो यहाँ पर रीजनल या क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे कि पश्चिमी बंगाल में ले, तृणमूल कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति अब की बार वाईएसआर देखने को मिली है। हरियाणा में पहले इनेलो की सरकार देखने को मिलती थी। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है जो गठबंधन से है, लेकिन शिवसेना की है। तो रीजनल पार्टियां बहुत ही स्ट्रॉन्गली राइज हुई हैं, उभरी है। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। ये इसी में इंक्लूड है कि 1977 के बाद इंडिया में एक कोलिजन पीरियड आ गया है कि अब किसी भी एक दल की बहुमत की सरकार नहीं बनती थी। जो बहुमत की सरकार 2014 में बनी है, लेकिन उसमें भी पार्टियां शामिल हैं जो उसके गठबंधन में थी। 1977 में 4 पॉलिटिकल पार्टीज की बनी थी जनता पार्टी। ये मैं बहुत बार बता चुकी, चारों पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको नहीं पता खुद ढूंढना। अब 79 में फिर मोरारजी देसाई के त्याग पत्र के बाद उसी ने चरण सिंह को अपॉइंट किया था। 89 में वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तब भी गठबंधन की सरकार थी। 90 में चंद्रशेखर की भी गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस के सहयोग से। 96 में भी गठबंधन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व में। 98 में भी जो बीजेपी ने सरकार बनाई थी वो गठबंधन की थी। 99 में भी एनडीए के गठबंधन की सरकार थी। 2014 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो भी गठबंधन की सरकार थी। 2009 में भी 15th लोकसभा की गठबंधन की सरकार थी। 16th और 17th को हम पूर्ण बहुमत की सरकार के नाम से जानते हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास होने के बाद भी उनके सहयोगी दलों ने उनके साथ गठबंधन बरकरार रखा कि एनडीए अब भी है वास्तविक समूह। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र के संबंधों में परिवर्तन। ये हम फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत अच्छे से किया है। डिमांड फॉर चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और इसका इन शॉर्ट एक ही आंसर है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड है स्टेट ऑटोनॉमी की, राज्य स्वायत्ता की मांग की जाती है। और राज्य स्वायत्ता की मांग के लिए बार बार अलग अलग स्टेट्स ने, जैसे पश्चिमी बंगाल का मेमोरेंडम आया था, तमिलनाडु का आया था, पंजाब का अकाली प्रस्ताव आया था, उसके बाद सरकारिया आयोग आया था, उसके बाद पूंछी आयोग 2007 में आया था। तो बार बार स्टेट सेंटर से यही डिमांड करते हैं कि अगर फेडरलिज्म को रखना है तो फेडरलिज्म अमेरिका की तरह होना चाहिए, ना कि कनाडा की तरह। ज्यादा से ज्यादा राज्यों को स्वायत्ता दी जाए, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स इन इंडियन फेडरलिज्म, जो हमने अभी किया है। इंडिया फेडरलिस्ट कंट्री है, लेकिन उस फेडरलिज्म में भी कई बार क्षेत्रीय आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर नए स्टेट बनाने की डिमांड उठती रहती है। जैसे अब यूपी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड उठी हुई है इलेक्शन के बिफोर, पूर्वांचल की डिमांड की, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कि यूपी के इलेक्शन से पहले एक अलग स्टेट भी निकल के आ सकता है, पूर्वांचल, जिसको हरित प्रदेश, यूपी से एक और स्टेट बन सकता है। तो 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था वो भी इसीलिए बनाया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता है या नहीं। 56 में उसने अपनी रिपोर्ट में 14 स्टेट्स बनाए थे, लेकिन यहीं पर विभाजन नहीं रुका। 60 में गुजरात महाराष्ट्र बने, फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सीक्वेंस कॉन्टिन्यूसली चल रही है। और लास्ट बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, की पहला भी आंध्र प्रदेश ही था और लेटेस्ट जो बना है वो भी आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट तेलंगाना बना है, जो अपनी भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर बना है। और ये मांग निरंतर उठती रहती है, जैसे महाराष्ट्र से एक और विदर्भ बनने की, कर्नाटक से कोडवा, असम से बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड की, उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश की, बुंदेलखंड की डिमांड लगातार उठ रही है कि इन स्टेट्स का और विभाजन होना चाहिए। अलग अलग आधार है, किसी का भाषा का आधार है, किसी का क्षेत्रीय विभिन्नता का है, कोई धर्म के आधार पर अलग स्टेट बनना चाहता है। नेक्स्ट है सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों के असैद्धांतिक समझौते। तो ये असैद्धांतिक समझौते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, मेनली वो रीजनल पार्टी हो चाहे सेंटर की नेशनल पार्टी,
सरकार बनाने में अपने योगदान के लिए खुद की सरकार के लिए हर समझौता करने को तैयार है। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, लास्ट टाइम महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अब क्या है, शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल गई तो शिवसेना ने बीजेपी का समर्थन या सहयोग तोड़ के खुद कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। तो ये क्या है, एक असैद्धांतिक समझौता देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी इनेलो से अलग होकर एक जजपा पार्टी बन गई और जजपा ने बीजेपी के समर्थन से सरकार का या सरकार के भागीदारी अदा। तो यही सारी डिटेल्स आपको लिखनी है, 3-4 एग्जांपल्स इस तरह की। नेक्स्ट है एंड ऑफ पावरफुल ऑपोजिशंस। जैसा 67 से पहले देखने को मिलता था ना कि केंद्र में या राज्यों में कांग्रेस के अगेंस्ट कोई पावरफुल या ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं होती थी, वैसी सिचुएशन अब दोबारा से देखने को दिखाई देती है, और वो सेंटर में दिखाई देती है। स्टेट में सेंटर में क्या दिखाई देती है, सेंटर में ऑपोजिशन पार्टी को 10% सीटें मिलनी जरूरी होती हैं, लेकिन अब ओपोजिशन में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको वो 10% सीटें मिली हुई है। तो अब ये प्रावधान बदल के कर दिया गया है, जिसको सबसे ज्यादा सीटें सेकंड स्टेज पे मिली हैं वो अपोजिशन पार्टी है, लेकिन एज लीगली अपोजिशन पार्टी उसको नहीं माना जाता क्योंकि उसने संसद की टोटल संख्या का 10% स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो दोबारा से वही स्थिति दिखाई देती है, कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं दिखाई देती। पहले कांग्रेस के अगेंस्ट दिखाई देती थी, अब बीजेपी के। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण। और अपराधीकरण का डाटा भी हमने पॉलिटिकल पार्टीज की थी तब किया था कि अब ज्यादा से ज्यादा गठबंधन की सरकारें बनती हैं, रीजनल पार्टियों का योगदान बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से अगर 16वीं लोकसभा का अगर हम आंकड़ा डालें तो 34% सांसद ऐसे थे, और आप 17वीं लोकसभा का डाटा भी किया था, 17वीं लोकसभा में 43% सांसद ऐसे हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। लेकिन ये सांसद क्यों है, क्योंकि इन्हें सजा नहीं मिली है उस मुकदमे में। अगर सजा मिल जाती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर विचाराधीन है वो मामला तो ये इलेक्शन लड़ सकते। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका, ये हमने अभी किया है इसी यूनिट। कास्टिज्म क्या रोल प्ले करता है, कास्टिज्म की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, वोट डाले जाते हैं, उम्मीदवार भी जाति को देख के उतारे जाते हैं, जिससे कि एक लोकतांत्रिक जनमत या लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद की, कम्युनलिज्म का रोल। तो कम्युनलिज्म की वजह से दंगे फसाद होते हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच। भारत का विभाजन भी एक कम्युनलिज्म का ही उदाहरण है। कम्युनलिज्म की वजह से गुजरात में दंगे हुए थे, महाराष्ट्र में से मराठाओं और दूसरी जातियों के बीच दंगे दिखाई देते हैं, केरला में मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच दंगे दिखाई देते हैं, इलेक्शंस पे भी बड़ा रोल प्ले करते हैं ये दंगे। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में अनुशासन का अभाव। तो अनुशासन का अभाव कैसे देखने को मिलता है, अगर किसी मेंबर को वो पॉलिटिकल पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो जाता है, या फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अब लेटेस्ट एग्जांपल देखो पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन से पहले टीएमसी के बहुत सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, और अब वो जैसे कि मुकुल रॉय थे जिन्होंने कल दोबारा से टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, वो टीएमसी का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट दी थी वो, लेकिन वो इलेक्शन में हार गए तो दोबारा से वापस टीएमसी में आ रहे हैं। तो ये क्या है, अनुशासनहीनता है कि अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी शामिल हो जाओ, आया राम गया राम। नेक्स्ट है पॉलिटिकल करप्शन। तो पॉलिटिकल करप्शन देखा जाता है, अपराधी सांसद बन के बैठे हैं, बहुत सारे घोटाले होते हैं, जैसे बोफोर्स का घोटाला जो आर्मी की तोपों को खरीदने से संबंधित है, हर्षद मेहता का, ऐसे ही नीरव मोदी का है, विजय माल्या का है, कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो पॉलिटिशियंस के सहारे ही इतना पैसा फंड उन्हें मिल जाता है बैंकों से, इतने बड़े बड़े घोटाले करके वो विदेशों में भाग जाते हैं।
बिहार में लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उससे संबंधित घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित घोटाला था, या चाहे गवर्नमेंट ने जो गरीबों के लिए मकान बनाए थे उनके आवंटन से संबंधित घोटाला है। तो बहुत सारे घोटाले देखने को मिलते हैं जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्स इन द रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल में असंतुष्ट गुट, क्योंकि जो सरकार बनती है गठबंधन की, जब सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार में गठबंधन होता ही इसी आधार पे है कि उन्हें मंत्री पद मिलेंगे, और जिसको नहीं मिलता है वही सरकार से वॉक आउट कर जाता है, समर्थन वापिस ले लेता है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिला, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी, वो इसी वजह से सब को नहीं मिला पद, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। तो असंतुष्ट जो गुट शामिल होते हैं वो सरकार को स्थायी स्वरूप प्रदान नहीं करते। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इवेंट्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, की तात्कालिक कारण भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी जीती थी, भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, 85 में राजीव गांधी को इस चीज का इमोशनल बेनिफिट मिला था। 96 में जो कांग्रेस घोटाले हुए थे उससे फिर नेक्स्ट बीजेपी को समर्थन मिल गया था। 99 में कारगिल युद्ध में विजय को बीजेपी ने बहुत अच्छे से उठाने की कोशिश की थी। इसी तरह से 2004 या 2009 के घोटालों की वजह से 2014 में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, और 2014 में बीजेपी ने भ्रष्टाचार या काले धन का जो मुद्दा उठाया था उसी बेसिस पे उनको नेक्स्ट इलेक्शन जीतने को मिला था। या 17वीं लोकसभा से पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा हमले का जो बदला लिया गया था, आतंकवाद के मुद्दों को जो उठाया था, उसके बल पे उन्हें दोबारा से सरकार निर्माण की मिली। तो तात्कालिक कारण उन्हें वोट प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। नेक्स्ट है एटोमाइज्ड पार्टी सिस्टम, की गणकीय दलीय व्यवस्था क्या होती है कि कोई छोटा सा समूह प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेता है, कि छोटे छोटे दल है जो या तो गठबंधन से ही अपूर्ण बहुमत उनका कभी आता ही नहीं है, उनकी कोई ठोस नीति या कार्यक्रम भी नहीं होते हैं, सरकार में सहभागिता दर्ज कराते हैं। जैसे हरियाणा की जसपा को ले ले, अरुणाचल प्रदेश की केगांगा पांग, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर की, जनता दल राजाराम का, की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां देखने को मिलती। नेक्स्ट है संसदीय वाद विवाद में गुणात्मक खास की क्वालिटेटिव डिक्लाइन हो रहा है पार्लियामेंट्री डिबेट्स में। कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स क्या है, पार्लियामेंट के बहुत सारे केसेस ऐसे दिखाई देते हैं कि सांसद गंभीरता से उसकी शासकीय गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे। कुछ सांसद की फोन में आराम से वीडियो देख रहे हैं। कई बार संसद में क्या होता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे लालछन लगा रहे हैं, कई बार हाथापाई पर भी आ जाते हैं, कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाता, वॉकआउट कर जाते हैं सांसद से, इतना शोरगुल हो हल्ला करते हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पाती। तो वो देश को नेतृत्व कैसे प्रदान करेंगे, संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं इंटरनेशनल सब। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी पावर, की राजनीति में धन की भूमिका बढ़ती जा रही है, जो हमने किया था इलेक्शन कमीशन में, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पैसे को निर्धारित कर दिया है कि कितने रुपए तक आप खर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी उस चीज को नजरअंदाज करके भी इलेक्शंस में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक है। और इसी वजह से जो एनपीपी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी, उसको 2015 में इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबद्धित या उसको एक तरह सस्पेंड किया था। वो इसी बेस पे किया था कि इलेक्शंस के बाद इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी को भी उसने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया, उसे कहाँ से ये पैसा मिला है, वो उस डिटेल उन्होंने 2014 के इलेक्शन के बाद नहीं दी थी। तो 15 में एनपीपी पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया था, इसीलिए इस नेशनल पार्टी को 2019 में एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल पाया। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों की संख्या तथा स्वरूप, की पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। प्रथम में पहले इलेक्शन में 14 राष्ट्रीय और 59, इसमें 60 रहता है, 59 58 क्षेत्रीय पार्टियां थी। सेकेंड इलेक्शन में 14 से 4 रह गई थी, और अब कितनी है, 8 नेशनल पार्टियां हैं, और पंजीकृत दल तो 2000 से ऊपर है, और स्टेट पार्टियां भी 250 अबव है।
राजनीतिक दल या छोटे छोटे जो क्षेत्रीय या कणिक एटोमाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो ऐसी हैं जो कांग्रेस के विभाजन से ही बनी। नेक्स्ट आता है ट्रेंड ऑफ वायलेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। ट्रेंड ऑफ वायलेंस क्या है? चाहे हम कांग्रेस के विभाजन को ले लें, या कांग्रेस द्वारा की गई गतिविधियों को ले लें, या कुछ फेमस जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मर्डर को ले लें, कि चाहे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जो एक डाउट सस्पेंस है, महात्मा गांधी की हत्या को ले ले, दिल्ली में सिखों की हत्याओं को ले ले, या फिर इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की हत्या को ले ले, पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की, गुजरात के गोधरा कांड में जो हिंदू मुस्लिमों के दंगे थे, ऐसी बहुत सारी घटनाओं के एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत में राजनीति हिंसा का स्वरूप धारण करती जा रही है, कि खुद अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी, एक हिंसात्मक तरीका अपनाया है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स ऑफ सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, की सरकार बनाने में एक सरकार, एक तो होता है गठबंधन में शामिल हो जाना, और कई बार एक ऐसा विचारधारा शामिल हुई है कि बाहर से समर्थन देना। गठबंधन में हम शामिल नहीं है, हम सिर्फ आपको समर्थन दे रहे हैं। ऐसा समर्थन देखने को मिला 1989 में वीपी सिंह की जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तो बीजेपी और दूसरे दलों ने बाहर से समर्थन दिया था कि गठबंधन एक लिखित दस्तावेज तरीके से कुछ नहीं होगा कि बाद में गठबंधन तोड़ दिया या कुछ नहीं, हम समर्थन दे रहे हैं सिर्फ आपको सरकार बनाने के लिए, वो समर्थन वापस भी हो सकता है। इसी तरह से 1990 में चंद्रशेखर की समाजवादी दल की सरकार बनी तो कांग्रेस ने दिया, नरसिम्हा राव की बनी तब कांग्रेस ने समर्थन दिया, 96 में बीजेपी की बनी तो बहुत सी रीजनल पार्टियों ने, जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, अकाली दल ने समर्थन दिया, 96 में देवगौड़ा के नेतृत्व में गुजराल में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तब कांग्रेस और दूसरे दलों ने समर्थन दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की 99 की सरकार को भी बाहर से समर्थन था, मनमोहन की सरकार को भी समर्थन था, और 14 में बीजेपी की बहुमत की सरकार में भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों ने बाहर से समर्थन प्रदान किया था, जिनमें अकाली दल महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है दल बदल पर पूर्ण मनाही, कि दल बदल को लेकर संविधान में अमेंडमेंट किया गया है। 52 में ये था 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, लेकिन 91 के अमेंडमेंट में ये प्रोविजन कर दिया गया है, चाहे कोई एक भी सदस्य अगर जाता है अपनी पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी के अगेंस्ट, तो उसको दल बदल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। लेकिन इन सब प्रावधानों के बाद भी इलेक्शन से पहले ही, सरकार के निर्माण से पहले ही कुछ छोटे छोटे दल देखने को मिलते हैं जो राजनीति में सक्रिय योगदान अदा करते हैं, सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण। अब दल बदल की ये सारे वही प्रोविजंस हैं, हम कर चुके हैं पॉलिटिकल डिफेक्शंस बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की शक्तिशाली स्थिति की पुनर्स्थापना, की ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री की स्थिति देखने को मिलती थी नेहरू के शासनकाल में, इंदिरा के शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, मनमोहन सिंह के शासनकाल में ऐसी स्थिति नहीं थी, या गठबंधन की सरकार जब बनती है तब ये स्थिति नहीं दिखाई देती है, लेकिन दोबारा से पुनः मजबूत प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखा जाता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार से उन्होंने प्रभावशाली नेतृत्व के व्यक्ति आए हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य मतदान संबंधी प्रावधान, की मतदान दिया गया है सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, लेकिन इंडिया में अनिवार्यता नहीं, और ये अनिवार्यता का प्रोविजन इंडिया में एक स्टेट ने किया है 2014 में, गुजरात स्थानीय प्रशासन अधिनियम, लेकिन ये भी वहां के जो पंचायती इलेक्शन, स्थानीय निकाय के चुनाव में वोटिंग को कंपलसरी कर दिया गया है वहां की सरकार के द्वारा, जो आर्टिकल 21 में ऐड किया गया है कि अगर कोई वोटिंग राइट्स को यूज नहीं कर रहा है तो इट मींस वो अनुच्छेद 21 की अवहेलना कर रहा है, और इस प्रावधान को पूरे इंडिया में लागू करने की आवश्यकता है। लास्ट है लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या, अब लेटेस्ट 17वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, जबकि पहले इलेक्शन से लेकर 17वीं तक अगर हम सर्वे करें, डाटा इंक्लूड करें, तो महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और भारतीय राजनीति में इन्हें 33% रिजर्वेशन देने की भी डिमांड निरंतर। ये थे इमर्जिंग ट्रेंड्स, सारे के सारे टॉपिक्स पूरा अब तक जो सिलेबस हुआ है उसमें इंक्लूड है सारा का सारा।
कहीं भी कोई भी डिफर नहीं है, किसी को कोई क्वेरी नहीं है। तो आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे कैसे क्लासेस लेंगे, अब डाउट्स होंगे, रिवीजन होगा, कैसे करेंगे, लेकिन कल नहीं है क्लास। अगर कल क्लास होगी